हेलो बच्चों, लास्ट टर्न हम लोगों का एम्पिरिकल फॉर्मूला चल रहा था ना। सेकंड टर्न है एम्पिरिकल फॉर्मूले का। मार्कर में इंक कैसे नहीं है, गड़बड़ है केसेस। मार्कर में इंक नहीं है। एम्पिरिकल फॉर्मूला और बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक और नाम है स्यूडो फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूले का एक और नाम है स्यूडो फॉर्मूला। असली में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला कौन होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना। क्यों बच्चों, बोलो एग्जैक्ट फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। चलिए एग्जांपल से चलते हैं। एग्जांपल ये है कि जो ग्लूकोज है, मान लो ये ग्लूकोज C6H12O6, समझते हैं। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कुछ कॉमन आ रहा है, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, सभी बच्चों को दिख रहा है इसमें 6 कॉमन आ रहा है। 6 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो। 6 कॉमन आ रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा? C1H2O1। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज का ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। इसमें से बताओ किससे डिवाइड कर दोगे? 6 से डिवाइड कर दोगे होल को। 6 कॉमन आ रहा है ना, इसमें से निकाल लो। ये आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या कहलाएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। ये कौन सा रेशियो आ गया? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। ये क्या कहलाएगा बताओ? ये कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, जिस केस में कुछ भी कॉमन ना आए, जिस केस में कुछ भी कॉमन ना आए, समझ जाइए उस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला एक ही होगा। जिस केस में कुछ भी कॉमन ना आए, उस केस में एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होगा। N2H4 को कहते हैं हाइड्राजीन। N2H4 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आएगा तो क्या रेशियो आएगा? N1H2। N1H2 आएगा तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। सही। अब जैसे एग्जांपल 3 देखते हैं। एग्जांपल 3 देखते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया एग्जैक्ट। अब जैसे मान लो मैं बेंजीन ले लूं C6H6। बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें से क्या कॉमन ले लोगे? 6 कॉमन ले लो। 6 कॉमन ले लो बच्चों। ये रेशियो हो गया 1:1 का। ये कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। जिस केस में कुछ भी कॉमन ना आए, उस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों H2O है। H2O है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है और 2:1 में। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इस केस में H2O का यही एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होगा। H2O के केस में यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यही एम्पिरिकल फॉर्मूला। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जिस केस में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, उस केस में एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लो, मेरे बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है। एग्जांपल नंबर 4 मेरे बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है। एग्जांपल नंबर 5 कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर Na2CO3 ले लेते हैं। साहब आप लोग Na2CO3 ले लीजिए। ले लेंगे Na2CO3। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? रेशियो कितना है? 2:1:3। ये तो ऑलवेज पहले से सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यही एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होगा। जिस केस में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, उस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होंगे। चलिए
एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 हो गए। एग्जांपल नंबर 6, अगर मैं C12H22O11 ले लूं, सुक्रोज, केन शुगर, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यही कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला भी, यही कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला भी। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, ठीक है। उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। तो अगर, अब सुनना मेरी बात को, यहां तक समझ में आ गया, जिस केस में कुछ कॉमन आ जाए उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होंगे। जिस केस में कुछ कॉमन ना आए, जिस केस में कुछ कॉमन नहीं आए, उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। मेरी बात सुनिए ध्यान से, जिस केस में कुछ भी कॉमन ना आए उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। जिस केस में कुछ कॉमन आ जाए उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होंगे। जैसे इस केस में क्या कॉमन आ सकता है? 6 कॉमन आ गया तो ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया, ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इस केस में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इस केस में ये 2 कॉमन आ रहा है बेटा, अगर 2 कॉमन आ रहा है तो ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इस केस में कौन कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इस केस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इस केस में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। समझ गए? पहला पॉइंट नोट करो, अच्छे से नोट करना। क्या लिख लोगे अपनी कॉपी में? कॉपी में क्या लिखोगे? जिस केस में कुछ कॉमन नहीं आएगा उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होंगे। जिस केस में कुछ कॉमन नहीं आएगा उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट फार्मूला होता है, एग्जैक्ट रेशियो होता है एटम्स के बीच में, सही है। और जो आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है। समझ में आ गई? एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट रेशियो होता है ना। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा ठीक है, ये वाला पॉइंट नोट कर लिया ना। आप समझिए, देखो इधर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था C6H12O6। अगर मैं जो चीज मैंने कॉमन निकाली थी उसी को अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही आ जाएगा ना मॉलिक्यूलर। जो चीज कॉमन निकाली थी अगर मैं उसी को एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अरे भैया, जो चीज आपने इसमें कॉमन निकाली थी, जो चीज कॉमन निकाली थी, जो नंबर कॉमन निकाला था, अगर मैं उसी से मल्टीप्लाई कर दूं एम्पिरिकल फार्मूला को तो आ जाएगा ना मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। क्या ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम? मैंने आपको ये फार्मूला सिखाया था लास्ट टाइम, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। ये फार्मूला सिखाया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। इस n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं होगी। अच्छा, इस n को निकालने का एक तरीका सिखाया था मैंने। इस n को निकालने का तरीका सिखाया था, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास या फिर और करके लिख लो, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये आप लोगों ने निकाल लिया n। अगर मैं आपको मोलर मास ना दूं, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। और उस n को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। क्या इतनी बात आप लोगों ने सही से समझ ली है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। जिस चीज को आपने कॉमन निकाला है उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। n का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। n अगर मैं आपको मोलर मास ना दूं, अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर मास ना दूं तो आप उसे निकाल सकते हैं कैसे? ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। अभी मेरा कांसेप्ट रह गया है वेपर डेंसिटी बताना, ठीक है? वेपर डेंसिटी बताना अभी रह गया है। क्या मेरे को इतनी बातें क्लियर है? क्या मेरे बच्चों को इतनी बात क्लियर है? ये सब आप पढ़ चुके हैं? स्टार लगा लीजिएगा अच्छे से।
अच्छे से पढ़ना है सब कुछ, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जिस चीज को आपने कॉमन निकाला है उसी से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसको तो फिर से वही आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है मेन। अगर आपको कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होगा, उसको n से मल्टीप्लाई करना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको n ना दे रखा हो तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करना होगा। अगर आपको मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी ना दे रखा हो तो आपको वेपर डेंसिटी का ट्वाइस करना होगा। ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी करेंगे, डिवाइड करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से n आएगा, उस n को एम्पिरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। अभी भी चीज क्लियर नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए NH3। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? क्या NH3 में कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ये सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है 1:3, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो NH3 का यही एम्पिरिकल फार्मूला है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जिस चीज में कुछ भी कॉमन नहीं आए उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। जिस चीज में कोई भी कुछ भी कॉमन ना आए उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? क्या बात आपको क्लियर है? मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने की, वो अभी मैं फिर बताऊंगा आपको। अब मैं आपसे ये क्या पूछ रहा हूँ, क्या दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है? क्या दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है? क्या दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है? क्या दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है? आंसर है हो सकता है। दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है। आप बोलेंगे एग्जांपल से प्रूफ करके बताइए सर, आप बोलेंगे एग्जांपल से प्रूफ करके बताइए क्या दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है? क्या दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है? टू डिफरेंट कंपाउंड्स have same empirical formula, क्या दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है। दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है। जैसे अगर मैं ग्लूकोज ले लूं और बच्चों में एक जगह एसिटिक एसिड ले लूं, यू नो द एसिटिक एसिड CH3COOH, एक जगह मैं ग्लूकोज ले लूं, अगर मैं इसमें से 6 कॉमन निकाल लूं तो 6 कॉमन निकालने के बाद इसका रेशियो क्या होगा? C1H2O1। इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये आ गया, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला ये आ गया। इसमें से भी अगर मैं इस रेशियो में से भी क्या कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, तो हमारा क्या फार्मूला है? इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं C2H4O2 है ना। इसमें से क्या कॉमन आएगा बच्चों? इसमें से क्या कॉमन आएगा? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये एग्जैक्ट फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बट अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं एसिटिक एसिड में से तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? C1H2O1। क्या ये कौन सा फार्मूला है? एम्पिरिकल फार्मूला है। दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है, सेम एम्पिरिकल फार्मूला, बट कंपाउंड्स अलग अलग हैं, कंपाउंड्स अलग अलग हैं। क्या मैंने ये बात प्रूफ कर दी? दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है। दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है। यहाँ मैंने क्या कॉमन लिया है? यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया है। यहाँ मैंने क्या कॉमन लिया है? यहाँ मैंने 6 कॉमन लिया है। यहाँ मैंने 6 कॉमन लिया है, यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया है। दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है सॉरी, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है बट दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है बट दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है बट दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। एक एसिटिक एसिड है, ग्लूकोज है, एक एसिटिक एसिड है, एक ग्लूकोज है। अब मैं आपको हिंट बताता हूँ, मैंने पिछले टर्म पे क्या सिखाया था? हिंट ये सिखाई थी, अगर मैं आपको एलिमेंट का मास कंपोजिशन दे दूं, परसेंटेज मास कंपोजिशन दे दूं, अगर मैं किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज मास कंपोजिशन दे दूं तो आप इसको मास मान सकते हैं, आप इसको मास मान सकते हैं, मास मान सकते हैं। जितना परसेंटेज कंपोजिशन दे दूं उसको आप मास मान सकते हैं, जितना परसेंटेज कंपोजिशन दे दूं उसको मास मान सकते हैं। उससे आप क्या निकालेंगे? उससे आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, उससे आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। अगर मैं किसी एलिमेंट का परसेंटेज मास कंपोजिशन दे दूं, अगर मैं किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज कंपोजिशन दे दूं जो क्वेश्चन में दिया जाता है,
अगर उस एलिमेंट का अगर मैं मास परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे दूं तो आप उसको मास मान सकते हैं, आप उसको मास मान सकते हैं। अगर मैं किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज कंपोजिशन दे दूं तो आप उसको मास मान सकते हैं। उससे आप क्या निकालेंगे, उससे आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे और विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला आने के बाद विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास आप कौन सा फार्मूला निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। ये बात आपको समझनी है, ध्यान से समझना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मैं बताऊंगा अभी आपको फिर से। तो अगर आपको मैं मास परसेंटेज कंपोजिशन दे दूं तो आप उसे मास मान सकते हैं। उसके बाद आप उससे क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। फिर विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। ये चीज अभी आपने सीखी है, अभी आपने फिर से सीखा है। आपने मेरे प्यारे बच्चों ये सीखा है कि आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। जिस नंबर से आपने कॉमन लिया है उस नंबर को अगर आप दोबारा से सिंपलेस्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा। और मैंने अभी आपको n निकालना सिखाया है और वो n निकालने का तरीका है कि मॉलिक्यूलर मास को आप एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दें तो आपको n मिल जाएगा। मैंने आपको सिखाया है कि मॉलिक्यूलर मास को अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दें तो n मिल जाएगा और इस n को दोबारा से एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको मास परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, परसेंटेज बाय मास कंपोजिशन दे रखी है जो कि आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस से मिलती है, उसको अगर आप मास मान सकते हैं और उस मास की मदद से आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे और एम्पिरिकल फार्मूले के बाद आप मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? जिस केस में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा उस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ एक बात समझा सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या मैं इस बात को सिखा सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को, क्या मैं इस बात को बता सकता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब n की वैल्यू 1 है। बट अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब n इज नॉट इक्वल टू 1। क्या ये बात मैंने सही लिखी है? क्या ये बात मैंने सही लिखी है? इसके बाद सिर्फ 2 ही टॉपिक रह गए इस चैप्टर में, बहुत लंबा चैप्टर है। इसके बाद इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक रह गए हैं। वन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड अदर इज कॉल्ड स्टिक्योमेट्री। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी से ऊपर का लेवल पढ़ रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर एम्पिरिकल फार्मूले के बराबर है इसका मतलब n की वैल्यू 1 है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर एम्पिरिकल फार्मूले के बराबर नहीं है तो इसका मतलब n इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज अदर देन 1, है ना। तो क्या ये बात हम लोगों ने सीख ली है? अब हम लोगों ने क्वेश्चन करने का तरीका बताया था। मैंने बताया था आपको, एक तरीका बताया था कि आपको अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन दे दूं तो आप उसे मास मान सकते हैं। उसको मास मानने के बाद आप उससे मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स निकालने के बाद जो उनमें सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी से सभी को डिवाइड कर देंगे। सही है। मैं एक और तरीका बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में कार्बन की जो परसेंटेज है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन जो दे रखा है, मैं फिर से देख लूँ एक बार क्वेश्चन। हाइड्रोजन की परसेंटेज जो दे रखी है वो 11.1 दे रखी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज 88.9 दे रखी है। आप इसको मास मान सकते हैं। आपको मैं बता दूं पूरे एम्पिरिकल फार्मूले में एक ही खेल है मोल्स का, पूरे एम्पिरिकल फार्मूले में एक ही खेल है मोल्स का। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आज के, फिर एक फार्मूला बता रहा हूँ ट्रिक। आप दोनों के मोल्स निकाल लीजिए, आप दोनों के मोल्स निकाल लीजिए और उन मोल्स का रेशियो निकाल लीजिए। सही है, मोल्स निकाल लीजिए और उन मोल्स का रेशियो निकाल लीजिए। आप मोल्स निकाल लीजिए। मैंने क्या बताया, अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं या 2 ही एटम्स हैं तो उस केस में आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, दोनों के मोल्स निकाल लीजिए। मैंने क्या बोला था, इसको मास मान सकते हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए कितने होंगे, 11.1 डिवाइडेड बाय 1। ये नया तरीका आप सीखिए। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 11.1 डिवाइडेड बाय 1। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, मेरे बच्चे बताएंगे, बहुत जल्दी से बताते हैं वो, 88.9 डिवाइडेड बाय 16। हम इसके बाद क्या करते थे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते थे। पिछले ट्रिक में जो मैंने सिखाया उसमें सिखाया था मैंने, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर देते थे। आज थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, थोड़ा सा तरीका बदल रहा हूँ, वो भी लिख लीजिएगा। आप इन दोनों मोल्स का रेशियो निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिख लीजिए। ये आ जाएगा 11.1। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है 5.5, इसकी वैल्यू आई है 5.5।
ये तरीका आप सिर्फ तब लगाएंगे जब किसी कंपाउंड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हो। ये तरीका तभी लगाएंगे जब किसी कंपाउंड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2:1। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के एटम्स 2 होंगे, ऑक्सीजन के एटम इसके अंदर 1 होंगे। तो हमारा जो इंपीरिकल फार्मूला आ गया वो इंपीरिकल फार्मूला आ गया H2O। एक बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन कराया। मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी थी बाय मास दोनों की। जब परसेंटेज कंपोजिशन दे दी आपने दोनों के मोल्स निकाल लिए, दोनों के मोल्स में आपने उन दोनों के मोल्स का रेशो निकाल लिया और उन दोनों के मोल्स का जो रेशो आया है वो आपको क्या बताता है, इंपीरिकल फार्मूला बताता है। ये भी तरीका है जो कि आप कर सकते हैं। आपको पहला तरीका आपको मालूम ही है, दूसरा तरीका ये भी है। इसको मैं एक अच्छा मेथड बताता हूँ, ये न्यू ट्रिक है। ये आपको मैं एक अच्छा मेथड बताता हूँ, ये एक न्यू ट्रिक है। प्लीज बच्चों आप इस मेथड को सीखिए। बट आपको याद रखना ये मेथड जो मैं तरीका लगाता हूँ ये वहां लगाता हूँ जब उस कंपाउंड के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हो, ठीक है, इसके अलावा नहीं लगाता। वरना फिर 3 का रेशो कैसे लोगे, फिर तो अपना पुराना वाला मेथड ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में मुझसे पूछा था, करा रहा हूँ, आप चिंता नहीं करें बिल्कुल। ठीक है, रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं प्यारे बच्चों। ये जो आपने मेथड है ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपको समझ में आया तो मुझे जरूर बताइएगा। सिर्फ कंसेप्ट है मोल्स का। मोल्स निकालना जानते हैं, चलिए नहीं जानते हैं तो फिर से सीखते हैं। मोल्स निकालते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, एक ही बात। एक निकालने का तरीका है मोल्स, एक मोल्स निकालने का तरीका और है नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये भी एक मोल्स निकालने का तरीका है। नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये भी एक मोल्स निकालने का तरीका है। नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये भी मोल्स निकालने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है, स्कूल लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोडियम का परसेंटेज दे रखा है 43.4%, सोडियम का परसेंटेज दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 11.3%, ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है 45.3%। मैंने क्या बोला था, इस परसेंटेज कंपोजिशन को ही मास मान लेना है, इस परसेंटेज कंपोजिशन को ही मास मान लेना है। तो सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इसी को परसेंटेज कंपोजिशन को मास मान लेना है। जब इसी को परसेंटेज कंपोजिशन को मास मान लेना है तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, सोडियम का मास कितना होता है 43.4 डिवाइडेड बाय 23। सोडियम के मोल्स आ गए, यहां लिख सकते हैं आप रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स 43.4 डिवाइडेड बाय 23। कार्बन का कैसे निकालेंगे 11.3 डिवाइडेड बाय 12। ऑक्सीजन का मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे 45.3 डिवाइडेड बाय 16। इस वैल्यू को मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ रही थी 1.88, ये वैल्यू आ रही थी 0.94 और ये वैल्यू आ रही थी 2.82। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ रही थी। इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। सभी को इससे डिवाइड कर दो तो 1.88, सभी को इससे डिवाइड कर दो तो ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा, मैं यही कर रहा हूं 0.94 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा 2, ये 1 और ये 3। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया Na2CO3। हो गया बेटा क्वेश्चन हमारा, बहुत आसान है। इसी चीज को आप मास मान लीजिए, मास मान लीजिए इसको, मास, इसको मास मान लीजिए, मास मान लीजिए। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कैसे निकालते हैं मास से, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास से डिवाइड करते हैं। सोडियम का मोलर मास 23 है, कार्बन का मोलर मास 12 है, इसका 16। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स है। इन रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी से सभी को डिवाइड कर दिया। जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी से सभी को डिवाइड करने के बाद आपका जो फार्मूला आया वो एम्पिरिकल फार्मूला आया। आप स्कूल वाले मेथड से नहीं करेंगे, वो काफी लॉन्ग मेथड है, कोई मतलब नहीं है इतना टाइम खराब करने का। सही बच्चों, अगला क्वेश्चन करें बच्चों, अगला क्वेश्चन करें। क्या हमारे ये दोनों क्वेश्चन हो गए बच्चों, क्या ये दोनों क्वेश्चन हो गए? बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूं कार्बन का परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग का। अभी एनसीईआरटी के एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा।
कार्बन का परसेंटेज 80 दे रखा है बच्चों, कार्बन का परसेंटेज 80 दे रखा है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 20 दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 30, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 30। मैं आपको तरीका बता दूं, हमसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, क्या आप लोग करेंगे? क्या आप लोग करेंगे? इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट हैं? इस कंपाउंड में बच्चों 2 एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। मैंने आपको तरीका बताया था, सॉल्यूशन करते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था, आप इसको मास मान सकते हैं, आप दोनों के मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लीजिए 20 डिवाइडेड बाय 1। जब भी एक कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट होंगे, ये वाला तरीका लगेगा। मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लीजिए 80 डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू आ गई 20 और ये वैल्यू आ गई 6.66। मोल्स ऑफ कार्बन आ गए 6.66 और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए 20। इतना काम आप लोगों ने कर लिया, इतना काम मेरे प्यारे बच्चों ने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। दोनों का रेशियो निकाल लो, दोनों का रेशियो निकाल लो। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बताओ कितना आ गया बच्चों? ये 6.66 और ये आ गया 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1:3, 1:3। इसका मतलब है इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन का एटम है, 3 हाइड्रोजन के एटम है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया आपको, ये शॉर्टकट तरीका है, C1H3 एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया आपको, C1H3 एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया। एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाने के बाद आप एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लीजिए, 12 + 3 15 आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला मास भी आ गया 15, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी आ गया 15। आप n निकाल सकते हो, आप n निकाल सकते हो, और वो होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो n बराबर आ गया 30 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास 15। n की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू 2 आ गई। आप लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू, आपने बोला नहीं एम्पिरिकल फार्मूला इनटू 2। क्या मेरा ये तरीका आपको अच्छा लगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH3 इनटू 2 कर दीजिए, आंसर आ गया C2H6। और इसके मोलर मास को जोड़ के देख लीजिए 30 आना चाहिए। क्या इसके मोलर मास को जोड़ के देख लीजिए 30 आना चाहिए, चेक कर लीजिए, आंसर सही होगा। तो ये वाला मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। दोनों के मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स का रेशियो निकाल लीजिए, आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। एम्पिरिकल फार्मूले के मास को जोड़ दीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला मास मिलेगा। और एम्पिरिकल फार्मूला मास मिलने के बाद सही है, आप n निकाल लीजिए और n को एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? आपको बस मोल्स पे फोकस करना है बच्चों, मोल्स पे फोकस करना है। मेरी बात समझिए, इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट ही मोल्स है। आपको मोल्स पे फोकस करना है, आपको मोल्स पे फोकस करना है। मुझे उम्मीद लग रही है आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। अब बच्चों मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, बाकी सब कुछ आपके हाथ में। 2.2 ग्राम ऑफ एक कंपाउंड है, 2.2 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, 2.2 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर। फॉस्फोरस का मास कितना होता है? 31। ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, एक कंपाउंड है फॉस्फोरस और सल्फर का, जिसका मास दे रखा है 2.2 ग्राम, एंड इसके अंदर 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस, 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट। इसके अंदर 1.24 ग्राम फॉस्फोरस इज प्रेजेंट। फाइंड empirical formula, find empirical formula, find empirical formula। कंसेप्ट बहुत आसान है। find empirical formula। 2.2 ग्राम of a compound of phosphorus 31 and sulfur 32, 1.24 ग्राम of phosphorus is present। इसके अंदर 1.24 ग्राम of phosphorus is present। अच्छा ये बताइए टोटल कंपाउंड का मास कितना है? सॉल्यूशन करते हैं। टोटल कंपाउंड का मास कितना है? 2.2। किसकी वजह से आया होगा? किसकी वजह से कंपाउंड का मास आया होगा? मास ऑफ फॉस्फोरस
और मास ऑफ सल्फर की बदौलत। मास ऑफ फास्फोरस कितना है बताओ जल्दी, 1.24 ग्राम। मास ऑफ सल्फर आप निकाल लीजिए, मास ऑफ सल्फर आप निकाल लीजिए। मास ऑफ सल्फर जो हो गया वो आ गया 2.2 माइनस 1.24। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.96 ग्राम। क्या दोनों के मासेस मिल गए? क्या दोनों के मासेस मिल गए, फास्फोरस और सल्फर के? फास्फोरस के मोल्स निकाल लीजिए 1.24 डिवाइडेड बाय 31, सल्फर के मोल्स निकाल लीजिए मास डिवाइडेड बाय 0.96 डिवाइडेड बाय 32। ये वैल्यू आ रही है 0.04, ये वैल्यू आ रही है 0.03। दोनों के मोल्स निकाल लीजिए, दोनों के मोल्स का रेशियो निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सल्फर, और ये आ गया 0.04 डिवाइडेड बाय 0.03। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। तो इस कंपाउंड के अंदर 4 एटम्स होंगे फास्फोरस के, 3 एटम्स होंगे सल्फर के। 4 एटम्स होंगे फास्फोरस के, रेशियो ने बता दिया ना, 4 एटम्स होंगे फास्फोरस के, 3 एटम्स होंगे सल्फर के। जब भी ये तरीका बहुत आसान है, आप मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स का रेशियो निकाल लीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाए। और जब 2 से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड में तो फिर हम ये देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उससे डिवाइड करेंगे। तो बताओ क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया P4S3। आंसर आ गया P4S3। ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो सारी कहानी मोल्स की है, ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। रफ कर दूं, नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लूं। थोड़ा सा कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे, एक अच्छा सा कुछ क्वेश्चन लेंगे। कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं। The number of atoms of chromium and oxygen in a compound are 4.8 into 10 की power 10 and 9.6 into 10 की power 10 respectively. Calculate its empirical formula. Calculate its empirical formula. अभी एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो बेटा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम, चलिए मैंने बताया था जब भी कभी कोई कंपाउंड 2 एलिमेंट्स कंटेन करता है तो आपको क्या कंसेप्ट लगाना है। चलिए सबसे पहले मोल्स ऑफ क्रोमियम निकालिए। नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं 4.8 into 10 की पावर 10 divided by Avogadro number. You all know that Avogadro number is 6.022 into 10 की पावर 23. अच्छा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन is 9.6 into 10 की पावर 10 divided by Avogadro number. दोनों के मोल्स निकाल लिए, दोनों के मोल्स निकाल लिए, रेशियो निकालिए दोनों के मोल्स का, मोल्स ऑफ क्रोमियम अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा जल्दी बताओ? 4.8 into 10 की पावर 10 divided by Avogadro number divided by 9.6 into 10 की पावर 10 divided by Avogadro number. Avogadro number से Avogadro number कैंसिल, 10 की पावर 10 से 10 की पावर 10 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 1/2। तो मोल्स ऑफ क्रोमियम अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 1/2। मोल्स ऑफ क्रोमियम अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 1/2। तो हमारा फार्मूला आ गया, हमारा फार्मूला आ गया Cr1O2। आंसर हो गया Cr2, आंसर हो गया Cr2। तो कभी भी किसी कंपाउंड में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो उनके केसेस में आप बहुत आसानी से उनके मोल्स निकालिए, उनके मोल्स का रेशियो निकालिए, और मोल्स का रेशियो ही उनका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ये तरीका आपको अगर पसंद आया हो तो जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया बच्चों, एक स्कूल लेवल का मेथड भी बता दिया जो मैंने लास्ट टाइम में कराया था, और एक कॉम्पिटिटिव लेवल का मेथड भी बता दिया जो मैं अभी करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं।
प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ अ कंपाउंड ऑफ x एंड y, एक कंपाउंड है x और y का, बिल्कुल सही बात है, हैज इक्वल मासेस, दोनों के मासेस बराबर हैं, हैज इक्वल मासेस, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक वेट ऑफ x इज 30 and atomic weight of y is 20। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कंपाउंड का 120, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कंपाउंड का 120, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कंपाउंड का 120, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कंपाउंड का 120। चलिए करते हैं, आप करोगे कि मैं करूं? इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट है ना, चलिए मोल्स निकालते हैं। मेरे बच्चों को मुझे लग रहा है बहुत आसान लग रहा होगा ये, मास अपॉन 30, मास दोनों का कुछ भी मान सकते हैं, दोनों का मास m मान लीजिए क्योंकि दोनों के मास सेम है। अच्छा, मोल्स ऑफ y क्या मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों? m/20। मोल्स क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या बताया था मैंने? दोनों का रेशियो निकाल लो, nx अपॉन ny, तो ये हो गया m/30 डिवाइडेड बाय m/20। बोलो क्या बिल्कुल बात सही है? इस m से m कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये मोल्स ऑफ x अपॉन मोल्स ऑफ y का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2/3। इससे समझ सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर 2 x के एटम होंगे और 3 y के एटम होंगे, तो इंपीरिकल फार्मूला हम लोगों को मिल गया। इंपीरिकल फार्मूला मिल गया, x के 2 एटम, y के 3 एटम, x2y3। चलिए इंपीरिकल फार्मूला मास निकालते हैं, इंपीरिकल फार्मूला मास निकालते हैं। x का मास कितना है? इन सभी के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दीजिए। x का मास कितना है? अरे ऊपर दे तो रखा है, x का मास 30 है, x का मास 30 है, y का मास कितना है? 20 है। कितना मास आ गया इंपीरिकल फार्मूला मास? 120। अरे एटॉमिक मासेस दे रखे हैं ना x और y के, ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y। x का मास कितना है? 30, y का मास कितना है? 20। इसको सॉल्व करेंगे, इंपीरिकल फार्मूला मास आ गया 120। n निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। n की वैल्यू आ गई 1, n की वैल्यू आ गई 1 बेटा, n की वैल्यू 1 आ गई बच्चों, n की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू 1। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है n इनटू इंपीरिकल फार्मूला। मैंने आपको क्या बताया था? अगर n की वैल्यू 1 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होगा इंपीरिकल फार्मूला के, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होगा इंपीरिकल फार्मूला के। तो n की वैल्यू 1 है तो इस केस में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो भी आएगा x2y3। चलिए आप इसको कर लीजिए, x2y3। दोनों के मोल्स निकाले, x के मोल्स निकाले, y के मोल्स निकाले, दोनों का रेशियो निकाल लिया, इंपीरिकल फार्मूला मिल गया। इंपीरिकल फार्मूले को क्या करा? मास को जोड़ दिया इंपीरिकल फार्मूले के, उसने हमें क्या दिया? इंपीरिकल फार्मूला मास दिया, और इंपीरिकल फार्मूला मास निकालने के बाद मॉलिक्यूलर मास को इंपीरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दिया। समझ गए? आ गई बात? नहीं आई? तो ये ट्रिक है बहुत अच्छी सी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। स्कूल वाला मेथड मैं आपको लास्ट टाइम सिखा चुका हूं, स्कूल वाला मेथड मैं आपको लास्ट टाइम सिखा चुका हूं। कितने मिनट? An oxide of metal M has 40% biomass of oxygen. मेटल का एटॉमिक वेट दे रखा है 24, सॉरी मेटल का एटॉमिक वेट दे रखा है 24। हम लोगों को निकालना है
एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गई? कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। बोलो, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एम हैज 40%। अच्छा, ऑक्सीजन का परसेंटेज 40 है, तो फिर बचा हुआ का परसेंटेज किसका होगा? मेटल का। मेटल का परसेंटेज मिल गया 60। अरे टोटल मिला के 100% है। ऑक्सीजन जिसमें 40% है, मेटल 60% है। तो ये बताइए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताइए, इसको मास मान सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 16, मास मान सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 16। मोल्स ऑफ मेटल बताइए 60 डिवाइडेड बाय 24। मोल्स ऑफ मेटल को मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड कर दो, 60 डिवाइडेड बाय 24, 40 डिवाइडेड बाय 16। बोलो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, बोलो इसको सॉल्व करोगे तो शायद आएगी वैल्यू 1, वैल्यू आएगी 1:1। ठीक है, 8 2 16, 8 3 24, 3 2 सॉल्व करोगे 1। तो मोल्स ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो आ रहा है 1:1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया M1O1। ये हमारे कुछ और क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने करने को कहा था। सही है बच्चों? यहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। एम्पिरिकल फॉर्मूले का सिर्फ एक ही क्वेश्चन और रह गया जो मैं कराऊंगा अगले टर्म पर, बाकी सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आपको इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, मुझे बताना है। रिस्पॉन्स नहीं बताएंगे ना तो फिर मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इतने सारे। ठीक है, रिस्पॉन्स बताइए कैसा रहा, क्या समझ में नहीं आया मुझे बताइए, 1 to 1 डाउट सब बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।